हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके जीके एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्यवसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिव 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स का। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्यवसायिक संगठन 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है एकल स्वामित्व, दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार, तीसरा है फर्म, चौथा है सहकारी समितियां और पांचवा है संयुक्त स्टॉक कंपनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा ऐसा व्यवसायिक प्रारूप जिसमें एकमात्र विक्रेता, स्वामी और प्रबंधक होता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए संचालित किया जाता है, अर्थात एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है, वही जोखिम उठाता है और वही व्यवसाय का प्रबंध करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व में लाभ हानि का बंटवारा नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व में जोखिम असीमित और अविभाजित होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व का दायित्व हमेशा असीमित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व में स्वामी और व्यवसाय की संपत्ति पृथक पृथक नहीं होती हैं, अर्थात हानि होने की दशा में व्यवसाय की संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति से भी वसूली की जा सकती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति कर्ता धर्ता होता है, इसलिए इसमें गोपनीयता सबसे अधिक बनी रहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व का गठन और समापन आसान है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा एकल स्वामित्व की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ व्यवसाय का आकार छोटा हो, सीमित संसाधन हो, सीमित पूंजी हो और व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय से आशय ऐसे व्यवसाय से हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य आपस में लाभों को बांटना होता है तथा व्यवसाय का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य व अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी में साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन उस साझेदारी का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी की विद्यमानता का अंतिम प्रमाण उनके बीच एजेंसी का संबंध होना है, अर्थात साझेदारों में परस्पर स्वामी व एजेंट का संबंध होता है और प्रत्येक साझेदार फर्म का भी एजेंट व प्रधान होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी में नियोक्ता व अभिकर्ता का संबंध होता है, जिसमें प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अन्य साझेदार बाध्य होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा लाभों का बंटवारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी किया जा सकता है, किंतु उनके बीच साझेदारी की विद्यमानता होना आवश्यक नहीं है। यानी कि लाभों का बंटवारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी किया जा सकता है,
किंतु उनके बीच साझेदारी की विद्यमानता होना आवश्यक नहीं है, जिसमें पहला है अवयस्क साझेदार को लाभ में हिस्सा देना। सेकंड है कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु लाभों में हिस्सा देना। थर्ड है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को लाभों में हिस्सा देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेदों के निवारण के लिए साझेदारी का पंजीयन करवाना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा फर्मों का पंजीयन फर्मों के रजिस्ट्रार के पास करवाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला पॉइंट है हमारा एक अपंजीकृत फर्म अपने साझेदारों पर तथा अपंजीकृत फर्म के साझेदार अपंजीकृत फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, किंतु बाह्य पक्षकार अपंजीकृत फर्म तथा उनके साझेदारों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी की प्रकृति स्वैच्छिक, अनुबंधिकीय तथा समामिलित होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी के निर्माण के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना आवश्यक है। यह अनुबंध स्पष्ट व गर्भित हो सकता है, किंतु अधिकांशतः साझेदारी संलेख के आधार पर लिखित में होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी में साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा यदि साझेदारी संलेख में हानि के संबंध में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसे लाभ के अनुपात में बांटा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा सभी साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में ही जोखिम को वहन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी व्यवसाय एक वैध व्यवसाय के रूप में होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी की उत्पत्ति साझेदारों के मध्य किए गए समझौते से होती है। इस समझौते की शर्तों को एक प्रपत्र पर लिख दिया जाता है। इस लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा यह समझौता लिखित या मौखिक में हो सकता है, किंतु लिखित समझौता भविष्य के लिए उपयुक्त रहता है ताकि भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेद होने पर आसानी से निपटारा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, जिसमें पहला नियम है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर होगा। दूसरा नियम है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम है किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। चौथा नियम है यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। पांचवा नियम है किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, कमीशन या बोनस नहीं दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा साझेदार 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सक्रिय साझेदार, दूसरा है निष्क्रिय या सुषुप्त साझेदार, तीसरा है गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार, चौथा है अवयस्क साझेदार, पांचवा है प्रतिनिधि साझेदार और छठा है नाम मात्र साझेदार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अगला पॉइंट है हमारा, साझेदारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। दूसरी है समय के आधार पर निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। तीसरी है उद्देश्य के आधार पर विशेष साझेदारी और ऐच्छिक साझेदारी। चौथी है वैधता के आधार पर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, साझेदारी का समापन होने पर फर्म का समापन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्म का समापन होने पर साझेदारी का समापन होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति का नियंत्रण व नियमन सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास करवाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी समान उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि यह अपने संसाधनों का सही उपयोग करके लाभ को आपस में बांटते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी संगठन का उद्देश्य एक सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन है। इसमें सदस्य अपनी इच्छा से समिति में सम्मिलित हो सकता है तथा उसे छोड़ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी संगठन में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी संगठन न्याय, समानता और परोपकार के सिद्धांत पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति का पंजीयन करवाने के लिए कम से कम 15 सदस्य होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति में कम से कम 15 सदस्य और अधिकतम सहकारी साख समिति के संबंध में 100, जबकि शेष के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सहकारी समिति में सदस्य के पास चाहे कितने भी अंश हो, उसे केवल एक मत देने का अधिकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और यह व्यवसाय केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य तथा प्रत्येक संपत्ति का होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार में जन्मा व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य होता है, अर्थात इस व्यवसाय में नाबालिग भी व्यवसाय का सदस्य हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित तथा अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा,
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे व्यावसायिक संगठन जिसमें एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म, सहकारी समितियों से रिलेटिव 50+ वन लाइनर नोट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।